हेलो स्टूडेंट, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर राजेश कुमार मीणा, सोशल डिपार्टमेंट से। आज का जो अपना टॉपिक है टालकट पार्सन्स पर कार्यात्मक पूर्व आवश्यकताएँ, ये एमए फाइनल के 5th पेपर से संबंधित है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको टालकट पार्सन्स का सामाजिक व्यवस्था के सिद्धांत का अर्थ और उसकी विशेषताओं को बताया था। अब इसी सिद्धांत को आगे बढ़ते हुए उन्होंने प्रकारात्मक जो थ्योरीज है उसके विषय में क्या बताया, सामाजिक व्यवस्था को उन्होंने प्रकार्य से जोड़ा है, उसको इस प्रकारात्मक पूर्व आवश्यकता में मैं आपको स्पष्ट करूँगा। इन्होंने जो बुक्सें लिखी है वो निम्न प्रकार है। फर्स्ट जो इनकी बुक है वो है वर्किंग पेपर्स इन द थ्योरी ऑफ एक्शन, ये 1953 में इन्होंने लिखी थी। इसके पश्चात इन्होंने जो सर्वप्रथम जो इन्होंने बुक लिखी थी अपनी द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन 1937 में, इसमें सामाजिक क्रिया का इन्होंने टालकट पार्सन्स ने सिद्धांत दिया है। इकोनॉमी एंड सोसाइटी 1956 में लिखी है। इकोनॉमी एंड सोसाइटी में इन्होंने प्रकारात्मक पूर्व आवश्यकताएं, 4 प्रकारात्मक पूर्व आवश्यकताएं बताई है टालकट पार्सन्स ने। इन पुस्तकों में पार्सन्स ने काफ़ी अपने तर्क रखे हैं और क्रियाओं की सामाजिक व्यवस्था को, जो उनका क्रियाओं का सिद्धांत था, सामाजिक क्रिया का सिद्धांत, उसको सामाजिक व्यवस्था के सिद्धांत के साथ जोड़कर उन्होंने प्रकारात्मक पूर्व आवश्यकताओं को बताने की कोशिश करी है। उन्होंने विभिन्न प्रकार की समस्याएं उठाई है। उन 4 प्रमुख समस्याओं के समाधान के लिए उन्होंने 4 प्रकारात्मक पूर्व आवश्यकताओं को बताया है। वो कहते हैं यदि ये 4 पूर्व आवश्यकताएं पूरी नहीं हुई तो व्यवस्था के प्रकार्य रुक जाएंगे। ये पूर्व आवश्यकताएं व्यवस्था के लिए प्रकारात्मक है और व्यवस्था के अस्तित्व को बनाए रखने वाली है। अगर हम सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं तो इसकी जो ये पूर्व आवश्यकताएं हैं इनकी पूर्ति होना अति आवश्यक है। अगर इन पूर्व आवश्यकताओं, प्रकारात्मक पूर्व आवश्यकताओं की पूर्ति अगर व्यवस्था में नहीं होती है तो व्यवस्था के अंतर्गत जो प्रकार्य किए जाते हैं, फंक्शन किए जाते हैं व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, वो रुक जाएंगे और व्यवस्था टूट जाएगी। तो इनको एक समस्या के रूप में भी टालकट पार्सन्स ने देखा है। इन समस्याओं को पार्सन्स प्रकारात्मक पूर्व आवश्यकता इसलिए कहते हैं क्योंकि इन आवश्यकताओं की पूर्ति न होने पर व्यवस्था का जीवन संकट में पड़ सकता है। इसलिए वो इन प्रकारात्मक पूर्व आवश्यकताओं को एक आवश्यक मानते हैं। उसी आधार पर उन्होंने प्रकारात्मक पूर्व आवश्यकताओं के 4 प्रकार बताए हैं। पहला है लक्ष्य प्राप्ति, दूसरा है अनुकूलन, तीसरा है यथास्थिति, चौथा है एकीकरण। लक्ष्य प्राप्ति। लक्ष्य प्राप्ति का संबंध व्यवस्था के लक्ष्यों को वरीयता के आधार पर स्थापित करने की समस्या से जुड़ा हुआ है। इसके उपरांत इसका संबंध व्यवस्था के संसाधनों को गतिशील कर लक्ष्यों को प्राप्त करना होता है। कि प्रत्येक जो व्यवस्था होती है उसमें जो करता है उनके बहुत सारे लक्ष्य होते हैं। जैसे अपने भी जीवन में आपने देखा होगा कि बहुत सारे लक्ष्य होते हैं, लेकिन अपन सबसे पहले उन्हीं लक्ष्यों को पूरा करते हैं जो अति आवश्यक होते हैं। उसी प्रकार से सामाजिक व्यवस्था के भी बहुत सारे लक्ष्य होते हैं उसको बनाए रखने के लिए, लेकिन सर्वप्रथम सामाजिक व्यवस्था उन्हीं लक्ष्यों को पूरा करने की कोशिश करती है जो अति आवश्यक है, जो वरीयता के आधार पर पहले ज़्यादा मुख्य हैं। इसके लिए व्यवस्था के पास जो भी सुविधाएं या संसाधन होते हैं उनका प्रयोग कर लक्ष्य प्राप्त किए जाते हैं। तो इन लक्ष्यों को कैसे प्राप्त करते हैं? अपने पास जो भी सुविधाएं, संसाधन हैं उनके माध्यम से इन लक्ष्यों को प्राप्त किया जाता है। इसका उदाहरण भी जैसे हम देखें कि भारतीय संदर्भ में ये कहा जाना चाहिए कि यदि हम हमारे राष्ट्र को एक व्यवस्था कहते हैं तो संविधान में निहित जो भी दस्तावेज है उनमें राष्ट्र निर्माण के लक्ष्यों का विस्तृत लेखा जोखा है। हमारा संविधान जो ये बताता है कि हमारे क्या क्या लक्ष्य हैं उनका सारा उसमें लेखा जोखा है। ये लक्ष्य अगणित है।
राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में यह कहा गया है कि हम प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य का दर्जा देंगे, गरीबों का उन्मूलन करेंगे और इसी तरह के कई लक्ष्य नीति निर्देशक तत्वों में निहित हैं। अपने उपलब्ध संसाधनों के आधार पर संसद इन लक्ष्यों को एक वरीयता के क्रम में रखता है और इसके बाद भी हमारे पास मानव, प्राकृतिक तथा आर्थिक संसाधन हैं। उनकी परिधि में इन लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास विभिन्न योजनाओं द्वारा किया जाता है। वास्तव में यह व्यवस्था एक विधि है जिसके माध्यम से हम किसी भी घटना या संरचना का अध्ययन के लिए परिभाषित करते हैं। जहाँ एक और संपूर्ण राष्ट्र एक सामाजिक व्यवस्था की तरह परिभाषित किया जाता है, वहीं हम किसी भी राज्य, ग्राम पंचायत, राजनीतिक दल या परिवार को भी सामाजिक व्यवस्था की तरह परिभाषित कर सकते हैं। वस्तुतः अपन ये कह सकते हैं कि सामाजिक व्यवस्था एक सिद्धांतिक संरचना है जिसके माध्यम से हम अनुभविकता का अध्ययन करते हैं। तो ये सब जो सामाजिक व्यवस्था है, चाहे अपन उसको ग्राम मान ले या एक देश मान ले या राजनीतिक दल मान ले, परिवार मान ले, उन सब के एक लक्ष्य होते हैं और जो अपने पास संसाधन होते हैं उनके माध्यम से उन लक्ष्यों को पूरा किया जाता है। उसके बाद आता है अनुकूलन। व्यवस्था को जीवित रखने के लिए अनुकूलन की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। आपने देखा होगा, एडजस्टमेंट होता रहता है। अनुकूलन का जो मतलब है वो यह है कि सामाजिक, सांस्कृतिक तथा भौतिक पर्यावरण में जो भी सुविधा उपलब्ध है उनका संग्रहण किया जाए, उनको एकत्रित किया जाए। इस संग्रहण के बाद इन सुविधाओं को इस भांति संपूर्ण व्यवस्था पर फैला दिया जाए कि व्यवस्था अपने लक्ष्य प्राप्ति में सक्षम हो जाए। कहने का मतलब यह है कि जो अपने संसाधन हैं उनको पहले से उनका संग्रहण करो, उसके पश्चात इन संसाधनों को संपूर्ण व्यवस्था में जिनके लिए आवश्यक है उनमें वितरित किया जाए, जिससे व्यवस्था का अनुकूलन बना रहे। सामाजिक व्यवस्था की अनुकूलन की प्रवृत्ति व्यवस्था की जीवितता को बताती है। अगर हम अनुकूलन नहीं करेंगे तो व्यवस्था क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी। तभी व्यवस्था चल सकती है जब अनुकूलन बना रहेगा व्यवस्था में। यदि व्यवस्था पर्यावरण में निहित सुविधाओं का उपयोग नहीं करती है तो न तो व्यवस्था अपने लक्ष्य प्राप्ति में सफल होगी और न यह जीवित रह सकेगी। अगर व्यवस्था अपने पर्यावरण में निहित जो सुविधाएं हैं उनका अगर प्रयोग नहीं करेगी, ना तो व्यवस्था अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकती है और ना वो जीवित रह सकती है। जिस प्रकार से मानव शरीर है, उसको भोजन की आवश्यकता है। अगर उस भोजन को लेने के बाद अगर शरीर के जो आंतरिक अंग हैं अगर उसको पचाएंगे नहीं, उसका उपयोग नहीं करेंगे, तो ये शरीर का जो सिस्टम है, व्यवस्था है, वो बनी नहीं रह सकती। इसी माध्यम से हम सामाजिक व्यवस्था को भी समझ सकते हैं कि समाज जो व्यवस्था है उसके अंदर जो अपनी सुविधाएं हैं उनका पहले संग्रहण किया जाता है, फिर उनको समान जो आवश्यक जिन जिन लोगों के लिए आवश्यकता है उसका वितरण किया जाता है, जिससे कि व्यवस्था में अनुकूलन बना रहे। और अनुकूलन अगर बना रहेगा तो व्यवस्था भी जीवित रह सकेगी। उसके बाद थर्ड आता है इसका यथास्थिति या लेटेंसी। लेटेंसी का तात्पर्य है व्यवस्था की यथास्थिति को बनाए रखना। जो व्यवस्था है ऐसा नहीं कि उसमें परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन वो अपनी यथास्थिति, स्टेबिलिटी को बनाए रखना चाहती है। लेटेंसी मतलब वो अपने जो स्वरूप है उसको इतनी आसानी से वो बदलने नहीं देती। वो जैसी है वो अपने आप को बनाए रखने की कोशिश करती है प्रतिकूल परिस्थिति में भी। किसी भी व्यवस्था के लिए ऐसी दशा बड़ी विचित्र होती है जहाँ एक और व्यवस्था से यह आशा की जाती है कि वह अपनी शिनाख्त या पहचान बनाए रखे, वहीं उससे यह अपेक्षा की जाती है कि वह बराबर अनुकूलन भी करती रहे। ये बड़ी विचित्र बात है कि एक तरफ तो व्यवस्था से ये देखा जाए कि आपको क्या करना है, अपनी पहचान बनानी है, और दूसरी तरफ ये भी कहा कि आप एडजस्ट भी करो। तो पार्सन्स की सामाजिक व्यवस्था की अवधारणा अपने मौलिक रूप में प्रकारात्मक अवधारणा है। जो सामाजिक व्यवस्था की जो उन्होंने अवधारणा दी है ये एक अपने मौलिक रूप में क्या है? प्रकारात्मक अवधारणा है। यह अवधारणा जहाँ व्यवस्था की निरंतरता को बनाए रखना चाहती है, वहीं इसमें सामाजिक परिवर्तन भी चाहती है। कि परिवर्तन तो होगा, लेकिन ये व्यवस्था अपने आप को कैसे बनाए रखेगी?
ये दोनों चीज़ों का संतुलन टोलकेट पार्सन की सामाजिक व्यवस्था की अवधारणा में देखने को मिलता है और ये प्रकारात्मक अवधारणा है और ये संतुलन निरंतरता भी बनी रहे और इसमें चेंज भी हो जाए, ये सब चीज़ें ये प्रकारात्मक पूर्व आवश्यकताओं की यथास्थिति की जो इनकी पूर्व आवश्यकता है उसके माध्यम से टोलकेट पार्सन समझाते हैं। यथास्थिति की जो इनकी अवधारणा है टोलकेट पार्सन की, उसका ये उल्लेख करते हुए दो समस्याओं को ये उठाते हैं। पहली समस्या तो ये है कि व्यवस्था के प्रतिमान को बनाए रखने की सबसे पहले तो व्यवस्था की यथास्थिति लेटेंसी जब बनी रहेगी जब व्यवस्था के प्रतिमान है, पैटर्न्स है, मेंटेनेंस तरीके हैं जो व्यवहार करने के, उनको बनाए रखना। दूसरा ये समस्या आती है संघर्ष की निराकरण। जो संघर्ष हो रहा है, जो टेंशन हो रही है, उसका मैनेजमेंट कैसे किया जाए, जब भी तो यथास्थिति बनेगी। एक तो पैटर्न्स बने रहें और पैटर्न्स के विपक्ष में अगर किसी प्रकार का संघर्ष हो रहा है, टेंशन हो रही है, तनाव हो रहा है, तो उसको मैनेजमेंट कैसे किया जाए। इन दोनों समस्याओं से ही जब एडजस्टमेंट होता है तो सामाजिक व्यवस्था की यथास्थिति बनी रहती है। तो पहली जो समस्या है पैटर्न मेंटेनेंस का, पहली समस्या का संबंध इस तथ्य में निहित है कि सामाजिक व्यवस्था में काम करने वाले कर्ता किस भांति अपने कार्यों का संपादन करते हैं। कर्ता के स्वयं के अभिप्रेरण होते हैं, उनकी आवश्यकताएं व भूमिकाएं होती है, इनकी कुशलता व कारीगरी होती है। इन सब का निष्पादन जिस भांति कर्ता करता है उसी पर व्यवस्था का स्वास्थ्य निर्भर करता है। कि व्यवस्था के जो पैटर्न मेंटेनेंस होते हैं उसमें कर्ता जो एजेंट है, क्रिया जो कर रहा है, उसके स्वयं के प्रेरण होते हैं, मोटिवेशंस होते हैं और उनकी खुद की आवश्यकताएं भी होती है और भूमिकाएं होती है। इन सब से तालमेल करके कर्ता किस प्रकार से कुशलता से वो अपने कार्य को करता है, उसके आधार पर व्यवस्था के अनुकूलन या उसके स्वास्थ्य बना रहेगा या नहीं बना रहेगा, वो उस पर निर्भर करता है। व्यवस्था की दूसरी जो समस्या है संघर्ष तथा तनाव का निराकरण करना, ये किस प्रकार से करते हैं, तो ये टोलकेट पार्सन बताते हैं। ये सामान्यतः देखा गया है कि जब व्यक्ति किसी व्यवस्था में काम करता है तो उसके स्वयं के या परिवार के कुछ तनाव होते हैं। यह भी संभव है कि स्वयं व्यवस्था भी तनाव के किसी दौर से गुजर रही हो। इन दोनों स्थितियों में व्यवस्था को संतुलन बनाए रखना होता है। जब पार्सन तनाव के प्रबंध की बात करते हैं तो उनका आग्रह है कि व्यवस्था की पहचान तभी बनी रह सकती है जब व्यवस्था के रिवाज, परंपराएं, प्रथा आदि का हस्तांतरण पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहे। इसके लिए व्यवस्था के भागीदारों में पर्याप्त सामाजिकरण होना चाहिए। यहाँ वो यथास्थिति की जो दूसरी समस्या है, तनाव का निराकरण कैसे किया जाए, उसमें वो कहते हैं कि जब व्यक्ति व्यवहार करता है तो व्यवहार उसको किस परिस्थिति में कैसा व्यवहार करना है, ये वो सामाजिकरण के माध्यम से सीखता है। और समाज के जो रिवाज हैं, अपने परंपराएं हैं, ट्रेडिशंस हैं, मूल्य हैं, इनका अगर वो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र नहीं हुए हैं, अगर उसने उनको सीखा नहीं है, तो उसको किस समय किस प्रकार का समाज में व्यवहार करना चाहिए, ये प्रतिमान उसके क्लियर नहीं होंगे और वो तनाव की स्थिति में होगा। इस तनाव को ख़त्म करने के लिए, निराकरण करने के लिए जो करता है उसका सामाजिकरण भी होना चाहिए और जो अपने रीति रिवाज है, परंपराएँ हैं, ट्रेडिशंस हैं, उनका हस्तांतरण, ट्रांसफ़र पीढ़ी दर पीढ़ी होना अति आवश्यक है। तभी जो व्यवस्था के अंतर्गत जो करता है वो अपने उत्तरदायित्व को समझेगा और तनाव की जो स्थिति है उसका भी निराकरण वो कर सकता है। ये दोनों समस्याओं का निराकरण उन्होंने यथास्थिति लेटेंसी में किया, पूर्व आवश्यकता में उन्होंने बताया। उसके बाद आता है एकीकरण। किसी भी व्यवस्था की कई इकाइयाँ होती है। एकीकरण का मतलब जोड़ना। यदि एग्जाम्पल इन्होंने दिया, यदि विश्वविद्यालय एक व्यवस्था है तो परीक्षा विभाग, प्रशासन, अध्यापन, अनुसंधान आदि कई इकाइयाँ हैं। यद्यपि प्रत्येक इकाई अपने आप में स्वायत्त ऑटोनोमस है, मतलब होती है,
उसकी एक पृथक पहचान होती है। फिर भी इन इकाइयों की प्रक्रियाओं द्वारा ही व्यवस्था के लक्ष्य प्राप्त किए जाते हैं। कि वो कहते हैं कि विश्वविद्यालय एक व्यवस्था है। मान लो अपना व्यवस्था का एक उदाहरण मान लें विश्वविद्यालय को, तो इसमें विभिन्न इकाइयाँ होती है, जैसे परीक्षा विभाग हो गया, प्रशासन हो गया, अध्यापन हो गया, अनुसंधान का कार्य हो गया। ये विभिन्न प्रकार की इकाइयाँ हैं, विभाग हैं। और प्रत्येक इकाई अपने आप में ऑटोनोमस होती है और वो पृथक से अपनी खुद की पहचान भी रखती है। लेकिन और ये सब मिलकर इकाइयाँ आपस में क्रिया करके भी व्यवस्था के जो लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करने की कोशिश करती है। अतः बहुत बड़ी आवश्यकता इन इकाइयों में तालमेल बैठाए रखने की होती है। मतलब कि लक्ष्य कब प्राप्त होंगे, जब इन इकाइयों में आपस में भी तालमेल बना रहे। यदि लक्ष्य प्राप्ति के अनुकूलन नहीं होता है तो व्यवस्था कमजोर हो जाएगी। अपन जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अगर अनुकूलन सही नहीं है, सभी इकाइयाँ आपस में मिलकर कार्य नहीं करती है, तो हम उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते और व्यवस्था क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। अतः एकीकरण का बहुत बड़ा लक्ष्य विभिन्न इकाइयों में सामान्य कोऑर्डिनेशन बनाए रखना होता है। आपस में उनमें कोऑर्डिनेशन होना अति आवश्यक है, तभी सामाजिक व्यवस्था बनी रह सकती है। ये सामाजिक व्यवस्था की फोर्थ एकीकरण प्रकारात्मक पूर्व आवश्यकता है, इसका होना अति आवश्यक है। अगर समाज की जो इकाइयाँ हैं उनमें अगर एकीकरण नहीं है तो ना तो लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते और ना व्यवस्था को बनाए रखा जा सकता है। तो ये टोलकर पार्सन ने 4 प्रकारात्मक पूर्व आवश्यकताएं बताई थी। लक्ष्य प्राप्ति, अनुकूलन, यथास्थिति, एकीकरण। इसको शॉर्ट में GALI भी कह देते हैं और इसको गली भी कह देते हैं, GALI। इस रूप में अपन इसको याद रख सकते हैं। गोल, अडॉप्टेशन, लेटेंसी, इंटीग्रेशन। इसको अपन संक्षेप में इस प्रकार से समझ सकते हैं। लक्ष्य प्राप्ति, व्यवस्था के साधनों को लक्ष्य प्राप्ति हेतु गतिशील बनाना और लक्ष्य को वरीयता में स्थापित करना। लक्ष्य प्राप्ति में क्या होता है, व्यवस्था के साधनों को लक्ष्य प्राप्ति हेतु गतिशील बनाना, उनका संग्रहण करना और लक्ष्य को वरीयता में स्थापित करना। मतलब जो अपने जरूरी लक्ष्य हैं उनको पहले इन साधनों के द्वारा प्राप्त करना। दूसरी जो पूर्व आवश्यकता है अनुकूलन, इसमें क्या होता है, पर्यावरण से प्राप्त सुविधाएं प्राप्त करना। अनुकूलन में क्या होता है, पर्यावरण से जो अपन को सुविधाएं प्राप्त होती हैं उनको प्राप्त करने की कोशिश की जाती है। यथास्थिति लेटेंसी में क्या होता है, व्यवस्था के प्रतिमान को बनाए रखना एवं तनाव दूर करना। जो अपने प्रतिमान हैं, जो अपने मूल्य हैं, परंपराएं, रीति रिवाज है, उनको बनाए रखना और समाज में तनाव जो उत्पन्न हो रहा है उसको दूर किया जाए। और इस तनाव को दूर करने के लिए व्यक्ति का सामाजिकरण होना अति आवश्यक है और जो अपने मूल्य, परंपरा, रीति रिवाज हैं उनका ट्रांसफ़र पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण होना अति आवश्यक है। तभी व्यक्ति समझ पाएंगे किस परिस्थिति में किस प्रकार से व्यवहार करना है और लक्ष्यों को प्राप्त करने के साधन क्या हैं। फोर्थ आता है एकीकरण को शॉर्ट रूप में, व्यवस्था की विभिन्न इकाइयों में सामान्य कोऑर्डिनेशन स्थापित करना। मतलब उनमें आपस में एडजस्टमेंट, एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए जिससे कि वो अपने लक्ष्य को प्राप्त आसानी से कर सकें। पार्सन द्वारा दी गई प्रकारात्मक पूर्व आवश्यकता को हम सुविधा के लिए गली भी कह सकते हैं, GALI के रूप में रख सकते हैं। G से लक्ष्य प्राप्ति, A से अनुकूलन, L से लेटेंसी और I से एकीकरण। यदि हम पार्सन्स की गली की अवधारणा को विश्लेषणात्मक दृष्टि से देखें तो हम पार्सन्स के सिद्धांतीकरण में एक स्पष्ट झुकाव हमारे को देखने को मिलता है। अब उनका जो अपना झुकाव है वो संरचना, सामाजिक संरचना से हटकर प्रकारात्मक विश्लेषण की ओर होता है। दूसरे शब्दों में पार्सन सामाजिक संरचना को प्रकारात्मक परिणामों के संदर्भ में देखते हैं। जो हमारी सामाजिक संरचना है वो बनी हुई है उसको प्रकारात्मक परिणामों, मतलब प्रकारात्मक गतिविधियां जब होती है, जब ये समाज की प्रकारात्मक पूर्व आवश्यकताओं की पूर्ति होती है तभी वो सामाजिक संरचना बनती है। ये प्रकारात्मक कार्य व्यवस्था की
चार मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। अब पार्सन्स ये देखते हैं कि व्यवस्था की इकाइयाँ किस भांति अपने प्रकार्य द्वारा संरचना द्वारा संपूर्ण व्यवस्था को एक समन्वित रूप में रखते हैं और इसी कारण व्यवस्था की पहचान बनी रहती है। तो ये टोलकेट पार्सन का सामाजिक व्यवस्था सिद्धांत वस्तुतः प्रकारात्मक सिद्धांत है। उन्होंने अगर प्रकारात्मक सिद्धांत पूछें तो अपन पर सामाजिक व्यवस्था का अर्थ मैंने आपको बता दिया, विशेषताएं बता दी। आप इसमें प्रकारात्मक पूर्व आवश्यकताएं टोलकेट पार्सन्स की बता सकते हो। तो इस प्रकार से हम टोलकेट पार्सन का प्रकारात्मक जो थ्योरीज है उनकी उसको हम समझा सकते हैं। उन्होंने सामाजिक संरचना या जो सामाजिक व्यवस्था है जिसको कहते हैं कि जब प्रतिमानों का संस्थाकरण हो जाता है तो उसके पश्चात ही जो सामाजिक व्यवस्था बनती है उसको वो सामाजिक व्यवस्था कहते हैं। और इसकी पूर्व चार आवश्यकताएं उन्होंने बताई है इसको बनाए रखने के लिए। यही इनका प्रकारात्मक सामाजिक व्यवस्था का सिद्धांत है टोलकेट पार्सन्स का। धन्यवाद।